प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे हम लोग जो है अर्थक्वेक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सिविल बूस्टर को कंप्लीट डिस्कशन हमारा यहाँ पे होने वाला है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो है आपका इम्पॉर्टेंट है जो मैं करवा रहा हूँ, और ये जो बुक है क्विक रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। कई सारे लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं, कई सारे लोग देख रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है। कई सारे लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि और इसके आगे को जो है कंटिन्यू कीजिए। तो प्लेलिस्ट में मैंने कई सारे लेक्चर्स आपको जो है दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। जैसे इरिगेशन हो गया, है ना, आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, इन सभी को मैंने जो है डिस्कस कर लिया है। ब्रिज इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट, है ना, रेलवे, ये सब जो है डिस्कस मैंने किया। आज उसी क्रम में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियोस तो डियर आपके लिए फ्री हैं, लेकिन आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, प्लस मोटिवेशंस मिलती है कि नहीं, लोग हमारे वीडियोस को हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर आप सिविल बूस्टर बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बुक परचेज़ करने का। वहाँ से डायरेक्टली आप जो है बुक को क्या कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं, है ना। बुक को डायरेक्टली वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आगे आने वाले समय में हम लोग करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थक्वेक को। मोड, स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, क्लोज्ड spaced mode. These are mode of a structure whose natural mode of vibration यानी natural frequency differ from other या each other by 10% और less than या less of the lower frequency। तो उस तरीके का जो वाइब्रेशन का मोड देखने को मिलेगा उसे हम लोग क्लोज्ड स्पेस्ड मोड कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज्ड स्पेस्ड मोड कहेंगे या क्लोजली स्पेस्ड मोड कहेंगे। डैम्पिंग, डैम्पिंग जो है रिड्यूसिंग इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड में रिडक्शन होता है उसको ही डैम्पिंग कहा जाता है। डैम्पिंग को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग में। क्रिटिकल डैम्पिंग, डैम्पिंग बियॉन्ड विच वाइब्रेशन मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी, यानी डैम्पिंग वह डैम्पिंग जिसमें जो वाइब्रेशन मोशन हो वो ऑसिलेटरी ना हो, तो उसको जो है क्रिटिकल डैम्पिंग जो है कहेंगे। डिज़ाइन बेसिक अर्थक्वेक मीन्स earthquake can be expected to occur at least once during a design life of a structure। मतलब कहीं पे भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं और वहाँ पे ये कंसिडर करके चलेंगे कि भाई बेसिक अर्थक्वेक हमारा मतलब जितने साल के हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, तो मान लो कि 20 साल 25 साल जितने भी साल के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, उस साल में एक बार, मतलब पूरे 25 साल में, 30 साल में, 15 साल में एक बार अर्थक्वेक तो कम से कम आएगा ही आएगा। ये सोच कर जो है हम लोग उसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, ये सोच कर जो है हम उसको डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइन एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम, इट इज़ अ प्लॉट बिटवीन मैक्सिमम एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड डंपिंग रेशियो। जो डिज़ाइन एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम है ये एक प्लॉट होता है बिटवीन आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच में, और ये एक प्रॉपर रेशियो जो है हमारा प्रोवाइड करता है, स्पेसिफाइड डंपिंग रेशियो प्रोवाइड करता है। ईपी सेंटर, ईपी सेंटर वह पॉइंट होता है अर्थ सरफेस का वर्टिकली एबव द फोकस ऑफ अर्थक्वेक, है ना, जिसके ऊपर जो है फोकस किया जाता है अर्थक्वेक को। फोकस क्या होता है? फोकस जो है ये एक्चुअल पॉइंट होता है जो कि ओरिजिनेट
कहाँ से कर रहा है भाई हमारा अर्थक्वेक ऑफ इलास्टिक वेव इनसाइड अर्थ विच काउज सैकिंग ऑफ अर्थ, जो कि हिलता डुलता जो है ना हमारा अर्थ, तो उसको कैसे किया जा रहा है, कहाँ से ये मतलब इलास्टिक वेव्स आपका अर्थ के अंदर हो रहा है, किस पॉइंट से, एक्चुअल कौन सा पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है अर्थक्वेक, उसी को फोकस कहा जाता है। इम्पॉर्टेंस फैक्टर आई, इम्पॉर्टेंस फैक्टर जो होता है ये एक स्ट्रक्चर्स होता है विच यूज इन डिज़ाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को डिज़ाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। डैट इज़ प्रोवाइडेड टू बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंस और फंक्शनल यूज, है ना, क्या इम्पॉर्टेंस है या क्या फंक्शनल यूज है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ by how much it shakes the earth, and it is indicated by number according to Mercalli scales या MKS scale। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है ये मेजर करता है कि कितना स्ट्रेंथ के साथ, है ना, किस जोर से, किस झटका से जो है हमारा अर्थ जो है हिल रहा है, और ये इंडिकेट किया जाता है आपका मर्कैली स्केल या MKS स्केल पे जो है इसको क्या किया जाता है, मेज़र किया जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ये मेज़र किया जाता है रिचर मैग्नीट्यूड स्केल से। ये डिफ़ाइन किया जाता है लॉगरिथमिक टू बेस ऑफ 10, लॉगरिथमिक टू बेस ऑफ 10 ऑफ मैक्सिमम ट्रेस एम्पलीट्यूड, एक्सप्रेशन इज माइक्रोन्स इट। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक है ये आपका रजिस्टर्ड, है ना, इट रजिस्टर्ड ड्यू टू अर्थक्वेक एट एस्पेक्ट ईपी सेंट्रल डिस्टेंस 100 किलोमीटर, ईपी सेंट्रल डिस्टेंस कितना, 100 किलोमीटर। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी ये कैपेसिटी होता है किसी भी स्ट्रक्चर का टू अंडरगो लार्ज इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक, ये मोस्ट सीवर अर्थक्वेक इफेक्ट होता है स्ट्रक्चर का। एक ये अकॉर्डिंग टू IS कोड 1893 ये 1893 IS कोड 1893 पार्ट 1 में इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है, मोस्ट या मैक्सिमम कंसिडर्ड अर्थक्वेक के बारे में, जो कि कोड है आपका 2002 में ये आपका दिया गया था। मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर, ये अमाउंट होता है बाई विच मॉडल यानी के कंट्रीब्यूट्स टू ओवरऑल वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। जो हमारा जो वाइब्रेशन हो रहा है ओवरऑल, ये स्ट्रक्चर का ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपका डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो हमारा मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर जो है आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडल पार्टिसिपेशन फैक्टर कहलाता है। नेचुरल पीरियड T, नेचुरल पीरियड ऑफ अ स्ट्रक्चर इज इट्स टाइम पीरियड। जो नेचुरल पीरियड ऑफ अ स्ट्रक्चर है वो उसका टाइम पीरियड होता है ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का। उसमें पहला है फंडामेंटल नेचुरल पीरियड TI। ये फर्स्ट मॉडल टाइम पीरियड होता है वाइब्रेशन का, जो कि लॉन्गेस्ट मॉडल टाइम पीरियड आपका होता है। मॉडल नेचुरल पीरियड ये टाइम पीरियड होता है वाइब्रेशन इन मोड, है ना, मोड में किस तरीके का वाइब्रेशन है वो। रिस्पॉन्स रिडक्शंस फैक्टर, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर ये फैक्टर होता है बाई विच जो एक्चुअल बेस शियर फोर्स होता है डैट वुड बी रिड्यूस्ड, वो रिड्यूज हो जाता है, कम हो जाता है टू ऑब्टेन डिज़ाइन लैटरल फोर्स, जो डिज़ाइन लैटरल फोर्स है उसे प्राप्त करने के लिए। सिस्मिक मास, सिस्मिक मास जो है ये सिस्मिक वेट जो है डिवाइड किया जाता है बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको सिस्मिक मास कहते हैं।
स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स फैक्टर SA/G ये वह फैक्टर होता है जो डिनोट करता है कि एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज़ सब्जेक्टेड टू अर्थक्वेक ग्राउंड वाइब्रेशन, है ना, अर्थक्वेक ग्राउंड वाइब्रेशन आपका हो रहा है। जोन फैक्टर इज द फैक्टर टू ऑब्टेन डिज़ाइन स्पेक्ट्रम इन द जोन इन विच स्ट्रक्चर लोकेटेड, जिसमें जो है स्ट्रक्चर क्या है, लोकेटेड है, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई MCE मोड और कंसीडर्ड अर्थक्वेक, है ना, और यहाँ पे कंसीडर करते हैं अर्थक्वेक को। जीरो पीरियड एक्सेलरेशन यानी ZPA ये वैल्यू होता है एक्सेलरेशन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम का फॉर पीरियड बिटवीन 0.03 सेकेंड यानी फ्रीक्वेंसीज एबव 33 हर्ट्ज। पॉइंट earthquake not likely to occur simultaneously with wind or maximum flood। लोड कम्बिनेशन एज पर IS 1893-2000 के अनुसार पार्ट 1 के अनुसार लोड फैक्टर फॉर प्लास्टिक डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 1.7 इंटू डेड लोड प्लस इम्पोज लोड इज इक्वल टू डेड लोड, 1.7 इंटू डेड लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड इज इक्वल टू लाइव लोड, 1.3 इंटू डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड इज इक्वल टू अर्थक्वेक लोड। लोड फैक्टर फॉर लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड, 1.2 इंटू डेड लोड प्लस इम्पोज लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड, 0.9 डेड लोड प्लस माइनस 1.5 अर्थक्वेक लोड। इन केस ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ ओवरटर्निंग के केस में जो है हम लोग इसको लेकर चलेंगे। डिज़ाइन एक्सेलरेशन स्पेक्ट्रम आवर कंट्री इज क्लासिफाइड इनटू 4 seismic लोड, जोन 2, 3, 4 एंड 5। जोन 1 जो है अर्लियर जोन होता है जो कि मर्ज्ड होता है आपका जोन 2 के साथ। डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट HA फॉर अ स्ट्रक्चर शैल बी डिटरमाइंड, जो कि HA का फॉर्मूला होता है डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल सिस्मिक कोएफिशिएंट का Z/2 इंटू SA/G डिवाइडेड बाई R/I ये आपका होता है। Z जो है यहाँ पे सिस्मिक जोन फैक्टर है, I जो है इम्पॉर्टेंस फैक्टर है जो कि IS कोड 1893 में पार्ट 1 to 5 में दिया गया है। फॉर द कैरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर, किसके लिए, कैरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर के लिए व्हेन नॉट स्पेसिफाइड मिनिमम वैल्यू ऑफ I शैल बी, अगर स्पेसिफाइड नहीं किया जाए तो मिनिमम जो वैल्यू होगा I का 1.5 होगा फॉर क्रिटिकल एंड लाइफ लाइन स्ट्रक्चर के लिए, 1.2 होगा फॉर बिजनेस कंटिन्यूइंग स्ट्रक्चर के लिए, और 1 होगा फॉर जितने भी बच जाएंगे उन सभी के लिए। R जो है आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है जो कि IS 1893 पार्ट 1 से 5 के में मिलेगा फॉर कैरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स। SA/G ये डिज़ाइन एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट होता है फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप और नॉर्मलाइज्ड विद पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन एंड कैरेस्पॉन्डिंग नेचुरल पीरियड T ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि कंसिडर किया जाता है सॉइल स्ट्रक्चर इंटरेक्शन में इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़े तब, है ना, अगर ज़रूरत पड़े तब इस चीज़ को जो है देखा जाता है। और ये इसका वैल्यू भी जो है हमें IS कोड 1893 के पार्ट 1 से 5 में मिलेगा फॉर कैरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर के लिए। अगर स्पेसिफाइड नहीं किया जाए कि कितना में वैल्यू लेना है तो इट कैन बी टेकन एज दैट कैरेस्पॉन्डिंग टू 5% वैल्यू ऑफ Z यानी जोन फैक्टर, सिस्मिक जोन, सिस्मिक इंटेंसिटी और Z।
जोन 2 के लिए सेस्मिक इंटेंसिटी लो होता है, जेड का वैल्यू 0.1 होता है। जोन 3 के लिए सेस्मिक इंटेंसिटी जो है मॉडरेट होता है, जेड का वैल्यू 0.16 होता है। जोन 4 के लिए आपका सेस्मिक इंटेंसिटी सीवर होता है और जेड का वैल्यू 0.24 होता है। जोन 5 के लिए सेस्मिक इंटेंसिटी जो है वेरी सीवर होता है और जेड का वैल्यू 0.36 आपका होता है। आई यानी इम्पॉर्टेंस फैक्टर, ये डिपेंड करता है हमारा फंक्शनल यूज ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जो वैल्यू होता है वो मोर देन स्कूल, रेलवे स्टेशन देन नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस के कंपैरिजन में स्कूल, रेलवेज स्टेशन, इन सभी में ज़्यादा वैल्यू आपका होता है। बात किया जाए आपका स्ट्रक्चर का और इम्पोर्टेंस वैल्यू की, तो अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो इम्पोर्टेंट सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, जैसे आपका क्रिटिकल गवर्नेंस बिल्डिंग हो गया, स्कूल्स हो गया, सिग्नेचर्स बिल्डिंग हो गया, मोनूमेंट बिल्डिंग, लाइफ लाइन एंड इमरजेंसी बिल्डिंग जिसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग्स, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, टेलीविज़न स्टेशन बिल्डिंग, रेडियो स्टेशन बिल्डिंग, बस स्टेशन बिल्डिंग, मेट्रो रेल बिल्डिंग, मेट्रो रेल स्टेशन बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, फूड स्टोरेज बिल्डिंग। जैसे आपका अगर बात किया जाए फूड स्टोरेज बिल्डिंग, तो इन सभी के लिए वैल्यू कितना लेंगे, आई का 1.5 लेंगे। फूड बिल्डिंग में आपका आ जाएगा वेयर हाउस, फ्यूल स्टेशन बिल्डिंग, पावर स्टेशन, है ना, पावर स्टेशन बिल्डिंग, फायर स्टेशन बिल्डिंग, लार्ज कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग, एग्जांपल सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, असेंबली हॉल, सबवे स्टेशन। तो इन सभी में वन कितना लेते हैं हम लोग, 1.5 लेते हैं, अभी जस्ट बताया। फिर रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग अदर दैन दोज लिस्टेड इन फर्स्ट पॉइंट में, जिसका ऑक्यूपेंसी जो है मोर देन 200% होता है, वहाँ पे आई का वैल्यू 1.2 लेकर चलते हैं और ऑल अदर जितने भी बिल्डिंग बचे हैं उसके लिए 1 लेकर चलते हैं। द डिज़ाइनर शुड अडॉप्ट मोर वैल्यू दैन गिवन आई वैल्यू, जो भी गिवन आई का वैल्यू है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हम लोग जो है वैल्यू लेकर चलते हैं। दिस डज नॉट अप्लाई टू टेम्पररी स्ट्रक्चर लाइक एक्सकेवेशन, स्कॉफलिंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। आर जो है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है बाय डक्टाइल एंड ब्रिटल डिफॉर्मेशन। रेशियो आई बाई आर नॉट लेस ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए। जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होता है और जो फाउंडेशन होता है एट डेप्थ 30 मीटर या उससे भी और नीचे गहरा जो होता है, उसमें जो वैल्यू होता है एज का विल बी टेकन एज हाफ ऑफ इट सेल्फ, उसका जो भी वैल्यू होगा उसका हाफ जो है हम लोग लेकर चलेंगे। फॉर स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन प्लेस्ड बिटवीन ग्राउंड लैंड बिटवीन एंड 30 मीटर, जो वैल्यू होगा एज का वो लीनियर इंटरपोलेट किया जाएगा बिटवीन ए एन एंड इट्स हाफ, है ना, उसका जो हाफ होगा उसके लीनियर इंटरपोलेट करेंगे। जो डिज़ाइन एक्सेलरेशन है स्पेक्ट्रम फॉर वर्टिकल मोशन may be taken as 2/3 of the design horizontal acceleration av is equal to 2/3 ah, वैल्यू जो है a से बाई जी। फॉर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड्स के लिए a से बाई जी का वैल्यू अगर बात किया जाए तो फॉर रॉकी और हार्ड सॉइल के लिए अगर t का वैल्यू 0 से बड़ा और 0.4 से छोटा 4s से छोटा है तो 2.5 लेकर चलेंगे। t का वैल्यू s से बड़ा और 4s से छोटा है तो 1/t लेकर चलेंगे और t का वैल्यू 4s से बड़ा है तो 0.25 लेकर चलेंगे। फॉर मॉडियम स्टीफ सॉइल साइट के लिए अगर t का वैल्यू 0 से 0.5s के बीच में है तो 2.5 और अगर t का वैल्यू जो है 0.5
5 से एस से लेकर 4 तक है तो 1.36/t लेकर चलेंगे। और अगर t का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 4s है तो 0.34 लेकर चलेंगे। फॉर सॉफ्ट सॉइल साइट के लिए t का वैल्यू अगर 0 से 0.67s है तो 2.5 लेकर चलेंगे। t का वैल्यू जो है 0.67s से लेकर 4s तक के बीच में लाई कर रहा है तो 1.76/t लेकर चलेंगे। और t का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4s है तो 0.42 जो हम लोग लेकर चलेंगे। फॉर यूज इन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड के अनुसार अगर A/G का वैल्यू अगर बात किया जाए तो वो A/G का वैल्यू होगा फॉर रॉकी एंड हार्ड सॉइल साइट के लिए t का वैल्यू अगर लेस देन आपका 0.1s है तो 1 + 15t लेकर चलेंगे। और अगर 0.1 से 0.4s के बीच में वैल्यू लाई कर रहा है t का तो 2.5 लेकर चलेंगे। 0.4s से 4s के बीच में लाई कर रहा है तो 1/t लेकर चलेंगे। और 4s से ज़्यादा है तो 0.25 लेकर चलेंगे। फॉर मीडियम स्टीप सॉइल साइट t का वैल्यू लेस देन 0.1s है तो 1 + 15t लेकर चलेंगे। और अगर t का वैल्यू 0.1s से लेकर 0.55s के बीच में लाई कर रहा है तो 2.5 लेकर चलेंगे। t का वैल्यू 0.55s से लेकर 4s के बीच में है तो 1.36/t लेकर चलेंगे। और t का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 4s है तो 0.34 लेकर चलेंगे। फॉर सॉफ्ट सॉइल साइट t का वैल्यू 0.1s से छोटा है तो 1 + 15t लेकर चलेंगे। t का वैल्यू जो है 0.1s से लेकर 0.67s तक चलेंगे तो 2.5 होगा। t का वैल्यू अगर 4s से छोटा और 0.67s से बड़ा है तो 1.67/t लेकर चलेंगे। और t का वैल्यू 4s से बड़ा है तो 0.42 लेकर चलेंगे। जो वैल्यू होता है आपका रिडक्शन फैक्टर यानी r का, वो आपका लेटरल फ्रेम सिस्टम के लिए अगर बात किया जाए और r का वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो RC बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम के लिए 3 लेकर चलेंगे। RC बिल्डिंग विद स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम के लिए 5 लेकर चलेंगे। स्टील बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम के लिए 3 लेकर चलेंगे। स्टील बिल्डिंग विद स्पेशल मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम के लिए 5 वैल्यू लेकर चलेंगे। ब्रेस्ड फ्रेम सिस्टम में बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी ब्रेस्ड फ्रेम हैविंग कंसेंट्रिक ब्रेसेस 4 वैल्यू लेकर चलेंगे। बिल्डिंग विद स्पेशल ब्रेस्ड फ्रेम हैविंग कंसेंट्रिक ब्रेसेस 4.5। बिल्डिंग विद स्पेशल ब्रेस्ड फ्रेम हैविंग इसेंट्रिक ब्रेस 5 वैल्यू लेकर चलेंगे r का यानी रिडक्शन फैक्टर का। स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम लोड बियरिंग मिशनरी बिल्डिंग के लिए जो कि आपका अनरेनफोर्स्ड मिशनरी है जो कि डिज़ाइन किया गया है एज पर IS 1905 विदाउट हॉरिजॉन्टल RC सीस्मिक बैंड 1.5 लेकर चलेंगे। लोड बियरिंग मिशनरी बिल्डिंग जो कि अनरेनफोर्स्ड मिशनरी है जो कि डिज़ाइन किया गया है एज पर IS 1905 विद हॉरिजॉन्टल RC सीस्मिक लोड 2 वैल्यू लेकर चलेंगे। और लोड बियरिंग मिशनरी में ही आपका अनरेनफोर्स्ड मिशनरी जो कि डिज़ाइन किया गया है एज पर IS 1905 विद हॉरिजॉन्टल RC सीस्मिक बैंड्स एंड वर्टिकल रेनफोर्सिंग वार्स एट कॉर्नर ऑफ रूम्स एंड जैम्स ऑफ ओपनिंग विद रेनफोर्समेंट एज पर IS 4326 2.5 लेकर चलेंगे। रेनफोर्स्ड मिशनरी के लिए 3, कन्फाइंड मिशनरी के लिए 3, बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी RC स्ट्रक्चरल वॉल के लिए 3 वैल्यू लेकर चलेंगे। बिल्डिंग विद डक्टाइल RC स्ट्रक्चरल वॉल के लिए 4 वैल्यू लेकर चलेंगे। ड्यूअल सिस्टम में सबसे पहला है बिल्डिंग विद
ऑर्डिनरी आरसी स्ट्रक्चरल वॉल एंड आरसी OMRF के लिए तो 3 वैल्यू लेकर चलेंगे। बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी आरसी स्ट्रक्चरल वॉल एंड आरसी SMRF 4 वैल्यू लेकर चलेंगे। बिल्डिंग विद डक्टाइल आरसी स्ट्रक्चरल वॉल विद आरसी OMRF ये जो है आपका 4 वैल्यू लेकर चलेंगे। बिल्डिंग विद डक्टाइल स्ट्रक्चरल आरसी स्ट्रक्चरल वॉल विद आरसी SMRF के लिए 5 वैल्यू लेकर चलेंगे। फ्लैट स्लैब जो कि स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम है तो आरसी बिल्डिंग विद 3 फीचर्स जो कि दिया गया है आपका डक्टाइल आरसी स्ट्रक्चरल वॉल जो कि आपका डिज़ाइन किया गया है टू रजिस्ट 100% डिज़ाइन लैटरल फोर्स। और दूसरा है पेरीमीटर आरसी SMRF जो कि डिज़ाइन किया गया है इंडिपेंडेंटली रजिस्ट मतलब 25% रजिस्ट करता है 25% ऑफ द डिज़ाइन लैटरल फोर्स एंड प्रीफरेबली इसको जो है हम लोग क्या करते हैं प्रीफर करते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका कि एन outgreer and built truss system connecting the core ductile RC structural wall and the perimeter RC SMRF। तो यहाँ पे नोट नंबर 1 दिया गया है कि RC एंड स्टील स्ट्रक्चर इन सिस्मिक जोन आपका दिया गया है 3, 4 एंड 5। परसेंटेज ऑफ इम्पोज लोड जो कि कंसीडर किया जाता है सेस्मिक वेट कैलकुलेशन में तो इम्पोज्ड UD फ्लोर लोड तो अप टू और इंक्लूडिंग 3% ऑफ इम्पोज लोड जो है 25 होगा और एबव 3 है तो 50 आपका होगा। डिज़ाइन सेस्मिक बेस शियर जो कि टोटल डिज़ाइन फोर्स जो है VV इज इक्वल टू हो जाएगा HA इंटू W। HA जो है ये आपका डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन और W जो है सेस्मिक वेट ऑफ बिल्डिंग होगा। फंडामेंटल नेचुरल पीरियड TA फर्स्ट पॉइंट है TA को कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम विदाउट ब्रिक इनफिल पैनल इन सेकेंड TA इज इक्वल टू 0.75 H के पावर 0.75 for RC MRF building, TA 0.08 H के पावर 0.75 for RC steel composite MRF building, TA is equal to 0.085 H के पावर 0.75 for steel MRF building। H जो है ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है M बेंडिंग में। बिल्डिंग विद RC स्ट्रक्चरल वाज TA इज इक्वल टू 0.075 H के पावर 0.75 बाई स्क्वायर रूट AW ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा आपका 0.009 H डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट D। HA जो है यहाँ पे जो AW है वो टोटल इफिशिएंसी एरिया ऑफ वॉल होता है इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ बिल्डिंग जो कि AW इज इक्वल टू होता है समेसन ऑफ AWI इंटू 0.2 प्लस LWI बाई H के होल पावर 2 ये आपका वैल्यू होता है AW का। जहाँ पे H जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग होता है मीटर में, AWI जो है ये इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वॉल का इन फर्स्ट स्टोरी ऑफ बिल्डिंग इन सेंटीमीटर स्क्वायर। LWI जो है ये लेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल वॉल है इन I इन फर्स्ट स्टोरी इन द कंसीडर डायरेक्शन ऑफ लैटरल फोर्स इन मीटर। D जो है बेसिक डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग एट प्लिंथ लेवल along द कंसीडर डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक सैकिंग इन मीटर। NW जो है नंबर ऑफ वॉल्स इन कंसीडर डायरेक्शन ऑफ अर्थक्वेक सैकिंग जो वैल्यू होता है LWI बाई H टू बी कंसीडर्ड इन दिस इक्वेशन शैल नॉट बी एक्सीड 0.9।
और ऑल जितने भी बिल्डिंग इंक्लूड किए जाते हैं मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम में विदाउट ब्रिक इनफिल पैनल, तो टी ए इज इक्वल टू होता है 0.09 बाई स्क्वायर रूट डी सेकेंड। एच जो है हाइट ऑफ बिल्डिंग, डी जो है बेस डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग एट अ प्लिंथ लेवल, जो कि कंसीडर्ड किया जाता है इनटू डायरेक्शन ऑफ लैटरल फ्रिक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिज़ाइन फोर्स, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेस शियर टू डिफरेंट फ्लोर लेवल। क्यू आई इज इक्वल टू वी वी इंटू डब्ल्यू आई एच आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ डब्ल्यू जे एच जे का स्क्वायर। क्यू आई जो है डिज़ाइन लैटरल फोर्स एट फ्लोर आई, डब्ल्यू आई जो है सीस्मिक वेट ऑफ फ्लोर आई, एच आई जो है हाइट ऑफ फ्लोर आई मेजर्ड फ्रॉम बेस, और स्मॉल एन जो है ये नंबर ऑफ स्टोरे इन बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। डायनेमिक एनालिसिस मेथड, जो लीनियर डायनेमिक स्ट्रक्चर्स होता है शैल बी परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म किया जाता है टू ऑब्टेन डिज़ाइन लैटरल फोर्स को, जिसमें आपका डिज़ाइन सीस्मिक बेस शियर एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लेवल अलोंग हाइट जो कि बिल्डिंग का है, एंड टू वेरियस लैटरल लोड रजिस्टिंग, जो कि आपका जो लैटरल फोर्स डिज़ाइन के लिए कर रहे थे वो सभी बिल्डिंग के लिए किया जाता है अदर देन रेगुलर बिल्डिंग लोअर देन 15 मीटर इन सीस्मिक जोन। सीस्मिक जोन में टून में है ना, सीस्मिक जोन 2 में जो 15 मीटर से कम लोअर हाइट वाला है उसको अलावा जितने भी बिल्डिंग हैं उनके लिए। दूसरा है कि जो एनालिटिकल मॉडल होता है डायनेमिक एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग के लिए विद अनयूजुअल कॉन्फ़िगरेशन should be such that it adequate represent in irregularities, है ना, irregularities को रिप्रेजेंट करे प्रेजेंट इन बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो है यहाँ पे है वो। डिफॉर्मेशन स्टोरेज ड्रिफ्ट लिमिटेशन, जो स्टोरेज ड्रिफ्ट होता है इन एनी स्टोरेज विद पार्शियल लोड फैक्टर वो 1 होता है, सेल नॉट एक्सीड नहीं करना चाहिए 0.004 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग, और इट शुड नॉट देयर शुड नॉट नो ड्रिफ्ट लिमिट फॉर सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग। कैंटिलीवर प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन, टावर, टैंक, पारापेट्स, चिमनी, ये सभी होता है। चेक्ड for stability for 5 times the design horizontal seismic coefficient HA is equal to 5 HA आपका होता है। दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, कॉर्निस और बालकोनीज, जो कि चेक किया जाता है बाई स्टेबिलिटी फॉर 5 टाइम्स वर्टिकल कोफिशिएंट, जो कि HV इज इक्वल टू 2/3 H AH इज इक्वल टू 5 AV इज इक्वल टू 5 इंटू 2/3 AH, तो स्टेबिलिटी होगा 10/3 AH आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कंपाउंड वॉल। कंपाउंड वॉल जो है शैल बी डिज़ाइन फॉर डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट विद इम्पॉर्टेंस फैक्टर, किसके साथ डिज़ाइन किया जाता है, हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट विद इम्पॉर्टेंस फैक्टर के साथ। अब इम्पॉर्टेंस फैक्टर कितना होता है, तो 1 होता है। आर रिडक्शन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। और SA/G का वैल्यू कितना होता है, 2.5 होता है। ओके, थ्योरी पार्ट बात किया जाए तो जो रेगुलर और इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो टू परफॉर्म एन अर्थक्वेक, है ना, ये क्या होता है, टू बी परफॉर्म्ड इन अर्थक्वेक बिल्डिंग शुड पोजेज 4 मेन एट्रीब्यूट्स, नेमली सिंपल रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन, एडिक्वेट लैटरल स्ट्रेंथ और स्टीफनेस एंड डक्टिलिटी को क्या करता है, कम से कम पोजेज करे, उसको सह सके, उसको बर्दाश्त कर सके, उसके लिए जो है यहाँ पे ये दिया गया है। रेगुलर ज्योमेट्रिक सफ़र लेस
डैमेज दैन बिल्डिंग विद रेगुलर कन्फिग्रेशन, है ना। जो रेगुलर इरेगुलर कन्फिग्रेशन हो रहा है उसके कंपैरिजन में अगर रेगुलर ज्योमेट्रिक है तो कम सफ़र करेगा हमारा इससे। seismic weight of floor, seismic weight of each floor is equal to full dead load plus imposed load while computing seismic weight जब कैलकुलेट करते हैं तो जो वेट होगा कॉलम का और वॉल का इन कोई भी स्टोरी ऑफ बिल्डिंग के लिए shall be equally distributed to floor above and below the story. Seismic building weight of building, sum of seismic weight of all floor। पहला है आपका प्लान इरेगुलरिटी, इसमें टॉर्सनल इरेगुलरिटी आपका जो है होता है व्हेन मैक्सिमम स्टोरेज ड्रिफ्ट इज मोर देन 1.2 टाइम्स ऑफ एवरेज ऑफ स्टोरेज ड्रिफ्ट। रीइंट्रेनमेंट कॉर्नर व्हेन बोथ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बियॉन्ड द रीइंट्रेंट कॉर्नर ग्रेटर दैन 15% ऑफ इट्स प्लान डायमेंशन जो है वो। और डायफ्राम डिसकंटिन्यूटी कट आउट एरिया ग्रेटर दैन 50% ऑफ ग्रॉस इनक्लोज डायफ्राम एरिया। और वर्टिकल इरेगुलरिटी ये सॉफ्ट स्टोरी के लिए सॉफ्ट स्टोरी इन विच लैटरल स्टिफनेस जो है लेस दैन 20% ऑफ द स्टोरी और लेस दैन 80% ऑफ एवरेज लैटरल स्टिफनेस ऑफ द 3 story above। एक्सट्रीम सॉफ्ट स्टोरी in which lateral stiffness is less than 3 story above होता है। weak story in which lateral strength less than 80% of that story above। mass irregularity where seismic weight of any story is more than 150% of that adjacent story। vertical geometric irregularities when a horizontal dimension of lateral force resistance system in any story is more than 150% यानी 150% से ज़्यादा हो जाता है ऑफ दैट एडजेसेंट स्टोरेज, तो हमारा जो है वर्टिकल ज्योमेट्रिक इरेगुलरिटी जो है देखने को मिलता है। minimum design earthquake horizontal lateral force for building, seismic zone and value in percentage, zone 2.7%, zone 3 1.1%, zone 4 1.6%, zone 5 2.4%। important terminology for earthquake resisting building। बेस डायमेंशन D, ये वह डायमेंशन होता है बिल्डिंग का at which base is given direction। center of mass, यह वह पॉइंट होता है through which resultant mass of system act। center of stiffness, ये वैसा पॉइंट होता है through resultant of restoring force at a system act। डायफ्राम, ये एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है जो कि ट्रांसमिट करता है लैटरल फोर्स को टू वर्टिकल रेजिस्टिंग एलिमेंट्स, एग्जाम्पल आरसीसी फ्लोर। ड्यूअल सिस्टम, ये वैसा सिस्टम होता है जिसमें शियर वॉल और मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम जो है कंसिस्ट करता है। और मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, ये वैसा फ्रेम होता है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू रजिस्ट 25% ऑफ डिज़ाइन बेस शियर। हाइट ऑफ फ्लोर HI, ये डिफरेंस होता है इन लेवल ऑफ बेस बिल्डिंग टू दैट फ्लोर, है ना, जिस फ्लोर पे है उस फ्लोर के लिए। शियर वॉल, इट इज़ वॉल डिज़ाइन टू रजिस्ट lateral force acting on its own plane। statics eccentricity, distance between center of mass and center of gravity। story, space between two adjacent floor, उसको story कहते हैं। story drift, displacement of one level relative to other level above or below, तो उसको story drift कहते हैं। story shear, sum of design lateral force at all level
एवव अ स्टोरी अंडर कंसिडरेशन, तो उसको जो है स्टोरी शेयर कहते हैं। यहाँ पे BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड IS 1893 पार्ट 1 2000 में आपका ग्रुप ऑफ कंट्री इनटू 4 सीस्मिक जोन में बांटा गया, जोन 2, 3, 4 एंड 5 अपने देश में, और जोन 1 जो है वो जोन 2 में ही जो है सबसे पहले इंक्लूडेड हो जाता है। ओके, बाकी और भी इस तरीके का सेशन आपके लिए आता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज़ तो है डियर आपके फ्री में मिलता है, लेकिन आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प और प्लस मोटिवेशंस मिलता है कि नहीं, आप लोगों को और बेटर कंटेंट, बेटर चीज़ें जो है अच्छे से कोशिश किया जाए समझाने की। और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इसे शेयर करें ताकि और आपके दोस्त लोग भी जो है यहाँ पे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच।